हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो रिसेंटली इंडियन एक्सप्रेस में एक न्यूज़ आई थी रिगार्डिंग द सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट ऑन द अपॉइंटमेंट ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे ये वर्डिक्ट क्या दिया गया है, यहाँ पे इसमें क्या क्या चैलेंजेस के बारे में बात की गई है। मेन जो वैक्यूम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होनी चाहिए, इसके बारे में बात करेंगे। और देखिए क्या क्या एग्जिस्टिंग प्रोविजंस है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रिगार्डिंग द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो देखिए फ्रॉम इंडियन पॉलिटी, तो इंडियन पॉलिटी में इसके बारे में डिटेल में आपको एक चैप्टर में मिल ही जाएगा यहाँ पे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, तो इस वीडियो को एंड तक बिल्कुल देखते रहिएगा। और इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले ऐसे ही वीडियोस के नोटिफिकेशन इसी तरह आपको मिलते रहे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट के एक 5 जज बेंच बैठी थी। तो जनरली क्या होते हैं कि ऐसे सिचुएशन में हमेशा जो है ऑड नंबर के बेंचेस बैठते हैं, यानी कि 3, 5, 7 ऐसे नंबर में होते हैं, ताकि अगर वहां पे अपने वोटिंग भी देने हो तो इक्वल ना हो। तो उन्होंने जो कहा है कि अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर ये कौन करते हैं, प्रेसिडेंट कर देंगे। लेकिन देखिए ये प्रेसिडेंट खुद से नहीं करेंगे, ये क्या प्रेसिडेंट करेंगे, एक कमिटी की एडवाइस के हिसाब से कम करेंगे। और इस कमिटी में कौन कौन रहेंगे, प्राइम मिनिस्टर रहेंगे, लीडर ऑफ द ओपोजिशन रहेंगे, और लोकसभा के लीडर ऑफ द ओपोजिशन और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी कि 3 व्यक्ति रहेंगे उस कमिटी में, प्राइम मिनिस्टर, लोकसभा के लीडर ऑफ द ओपोजिशन और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अभी देखिए किसी सिचुएशन में अगर लीडर ऑफ द ओपोजिशन अवेलेबल नहीं है, तो ऐसे सिचुएशन में जो ओपोजिशन पार्टी लोकसभा में सबसे हाईएस्ट, अगर सेकेंड हाईएस्ट वोट जिस पार्टी को मिले हैं, तो उन पार्टी के जो लीडर होंगे वो लीडर ऑफ द ओपोजिशन कहलाएंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अगर मान लीजिए कि 543 अगर सीट्स है, तो मिनिमम 10% के हिसाब से 55 सीट्स एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को मिलनी चाहिए लीडर ऑफ द ओपोजिशन कहलाने के लिए। अगर मान लीजिए ऐसे सिचुएशन में किसी पार्टी को 50 सीट्स ही मिले हैं, तो ये का सेकेंड हाईएस्ट जो है ओपोजिंग पार्टी है, तो इनके लीडर को लीडर ऑफ द ओपोजिशन माना जाएगा। तो ऐसे कमेटी जो एडवाइस प्रेसिडेंट को करेंगे, प्रेसिडेंट उसी के हिसाब से चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंट करेंगे। लेकिन यहां पे देखिए कि गवर्नमेंट आर्ग्यू कर रहे हैं कि ऐसा लॉ जो है पार्लियामेंट में नहीं बनाया है। तो प्रेसिडेंट के पास ये कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है कि ऐसे सिचुएशन में प्रेसिडेंट जो है सुप्रीम कोर्ट की मदद ले सकते हैं। तो यहां से ही मेन एक चीज आती है, तो उसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, जो देखिए थोड़ी सी सोचने वाली बात है। तो देखिए कॉन्स्टिट्यूशन ने यहां पे कहा है कि कुछ भी लॉ अगर बनाने हो रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, तो ये किसके हाथ में होती है, पार्लियामेंट के हाथ में होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये पार्लियामेंट कुछ भी लॉ बना सकते हैं, उस लॉ को अप्रूव कराना पड़ेगा। लेकिन यहां पे देखिए एक चीज होती है कि सेपरेशन ऑफ पावर। सो सेपरेशन ऑफ पावर का मेन कॉन्सेप्ट क्या है कि एग्जीक्यूटिव अपने हिसाब से काम करेगी और जुडिशरी अपने हिसाब से काम करेगी। ना एग्जीक्यूटिव जुडिशरी के काम में दखल अंदाजी करेगी, ना जुडिशरी एग्जीक्यूटिव के काम में दखल अंदाजी करेगी यहाँ पे। तो ऐसे सिचुएशन में सेपरेशन ऑफ पावर की जो यहाँ पे कॉन्सेप्ट भी निकल के आती है। लेकिन देखिए यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी है कि बाई चांस अगर ऐसे कुछ लॉ पार्लियामेंट ने नहीं बनाए हैं, तो पार्लियामेंट ऐसा लॉ बना सकते हैं रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। उस लॉ को भी देखिए दोनों ही हाउसेस जो है अप्रूव करेंगे, फिर वो लॉ को जो है प्रेसिडेंट जब उसमें असेंट देंगे, तब वो जाके एक लॉ बनेगी। अगर पार्लियामेंट ने ऐसा लॉ नहीं बनाया है, तो ऐसे सिचुएशन में सुप्रीम कोर्ट को खुद से आना पड़ेगा, ताकि ऐसे सिचुएशन में कॉन्स्टिट्यूशनल वैक्यूम ना हो। तो कॉन्स्टिट्यूशनल वैक्यूम मतलब देखिए ऐसा सिचुएशन जहां पे कुछ लॉ नहीं है और सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ काम नहीं किया है, तो वो ऐसा ही पड़े रहेगा, उसमें वैक्यूम जैसी सिचुएशन होगी। तो ये नहीं होना चाहिए, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने यहां पे वर्डिक्ट भी दिया है। और अगर चाहे पार्लियामेंट तो खुद से लॉ कुछ बना सकते हैं, तो इसी के वजह से सुप्रीम कोर्ट ने यहां पे अपना वर्डिक्ट दिया है। तो थोड़ा सा हम लोग को समझना पड़ेगा कि एग्जिस्टिंग प्रोविजंस क्या है रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो पहले तो बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, जो पार्ट 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जहां पे आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक मेंशन है भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये क्या करती है, इलेक्शन कमीशन के जो यहाँ पे इलेक्शंस
उसके एस्टैब्लिशमेंट और ऐसे मैटर को डिस्कस करती है। ये थोड़ा सा याद रखिएगा, कभी कभी आपको पूछे भी जा सकते हैं। लेकिन देखिए अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्ट्रक्चर कैसी होती है। पहली बार जब इसको स्टार्ट किया गया था तो एक ही इलेक्शन, ये एक सिंगल मेंबर बॉडी हुआ करती थी, यानी कि जो एक ही इलेक्शन कमिश्नर हुआ करते थे। लेकिन बाद में देखिए इलेक्शन कमिश्नर अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1989 के हिसाब से ये एक मल्टी मेंबर बॉडी बन गई, यानी कि एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे और 2 इलेक्शन कमिश्नर होंगे, यानी कि एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 इलेक्शन कमिश्नर। अभी ऐसा नहीं है कि इस चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास बहुत ज्यादा पावर है, इन दोनों के पास में पावर कम है। कुछ भी अगर डिसीजन लेना हो तो ऐसा डिसीजन लिया जाएगा, उस टाइम में वोटिंग दिया जाएगा। अगर किसी भी स्टेट में कुछ डिसीजन लेने होंगे तो इस डिसीजन में जो है वोटिंग किया जाएगा। वोटिंग में मेजॉरिटी जो होगी उसके हिसाब से ये इलेक्शन कमिश्नर डिसाइड करेंगे। मान लीजिए कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने किसी एक पॉइंट पे वोट दिया है और बाकी दोनों ने एक पॉइंट पे वोट दिया है, तो इन दोनों का मेजॉरिटी बिकॉज ज्यादा है तो उसके हिसाब से इन दोनों की ओपिनियन को महत्व दिया जाएगा। बेस्ड ऑन आर्टिकल 324 इलेक्शन कमीशन जो है एक्चुअली चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उनके ही नंबर पे कमिश्नर को जो है अपॉइंट किया जाता है। लेकिन देखिए प्रेसिडेंट टाइम टू टाइम ये नंबर फिक्स कर सकते हैं, तो इन नंबर को फिक्स करने का पावर किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास। लेकिन देखिए ये प्रेसिडेंट की डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है। प्रेसिडेंट डेफिनेटली कुछ एक सिस्टम के हिसाब से ये चेंजेस डेफिनेटली यहां पे करेंगे। उनकी डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है कि जब मन कर दिया हटा दिया, जब मन कर दिया बढ़ा दिया। तो यहां पे एक प्रोसेस भी होता है। नेक्स्ट अगर बात करेंगे जो अपॉइंटमेंट प्रोसीजर, जो आर्टिकल 324 क्लॉज 2 अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर और बाकी इलेक्शन कमिश्नर के बारे में मेंशन किया गया है। तो इनको प्रेसिडेंट द्वारा अपॉइंटमेंट की जाती है। तो एक लॉ जो है ये लॉ पार्लियामेंट बनाती है, जिस लॉ के हिसाब से पार्लियामेंट बनाएगी उसी लॉ के हिसाब से प्रेसिडेंट उनको अपॉइंट करेंगी। और प्रेसिडेंट देखिए यहाँ पे जो भी उनके कंडीशंस ऑफ सर्विस है या फिर टेन्योर ऑफ द ऑफिस है उसके हिसाब से डिटरमाइन करेंगे। तो एक चीज देखिए अभी फिलहाल इलेक्शन कमिश्नर या फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर के टोटल 6 इयर्स तक वो काम कर सकते हैं या 65 इयर्स, यानी कि जो पहले होगा उसके हिसाब से। मान लीजिए कि एक व्यक्ति उनको अपॉइंटमेंट दिया गया इलेक्शन कमिश्नर के हिसाब से एट द एज ऑफ 55, तो 6 साल वो काम करने के बाद उनकी एज होगी 61, तो 6 साल वो काम कर सकते हैं। लेकिन किसी व्यक्ति को मान लीजिए कि 62 इयर्स में अपॉइंटमेंट दिया गया, 3 साल के बाद उनकी एज 65 हो जाएगी, तो 3 साल के बाद उनको रिटायर करवाना पड़ेगा। अभी देखिए रिमूवल प्रोसेस के बारे में भी बात करते थे। ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर या फिर इलेक्शन कमिश्नर ये किसी भी टाइम जो है रिजाइन कर सकते हैं अपने जो रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट के हाथ में सबमिट करके। और यहां पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर उनको रिमूव भी किया जा सकता है। एक प्रोसेस, ये प्रोसेस क्या है? सुप्रीम कोर्ट के जजेस को रिमूवल करने का प्रोसेस जो ही है सेम प्रोसेस से चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी रिमूव किया जा सकता है। यहाँ पे देखिए कि एक प्रोसेस बिकॉज सिक्योरिटी ऑफ द टेन्योर होनी चाहिए, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि उनकी रिमूवल प्रोसेस इतनी इजी भी ना हो। तो किस तरीके से एक सुप्रीम कोर्ट के जज को जो है रिमूव किया जा सकता है, सेम प्रोसेस जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी रिमूव किया जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस के रिमूवल प्रोसेस को अगर जान लेंगे तो आप रिमूवल प्रोसेस ऑफ द इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी समझ जाएंगे। तो देखिए पहली बात है कि जजेस इंक्वायरी एक्ट ऑफ 1968 के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट के जो जजेस को रिमूव किया जा सकता है। तो उनके लिए क्या होगा कि सब्सटेंशिप मोशन जो है रिमूवल मोशन वो किसी भी हाउस में इनिशिएट किया जा सकता है। मान लीजिए कि लोकसभा में भी इनिशिएट किया जा सकता है, राज्यसभा में भी इनिशिएट किया जा सकता है बेस्ड ऑन देयर मिसबिहेवियर और इनकेपेसिटी। अभी मान लीजिए कि ये मोशन जो है लोकसभा में जो इनिशिएट किया गया, तो 100 मेंबर जो है लोकसभा से उनको साइन करवाना पड़ेगा। और फिर राज्यसभा से भी, अगर राज्यसभा में हो तो 50 मेंबर, बिकॉज राज्यसभा में नंबर ऑफ सीट्स कम है यहाँ पे। अभी देखिए ये मोशन जो है जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है लोकसभा में, लोकसभा स्पीकर और राज्यसभा के जो चेयरमैन है उनके पास जाती है। उनके ऊपर डिपेंड करते हैं वो ये मोशन एक्सेप्ट करते हैं या फिर रिफ्यूज करते हैं। अगर रिफ्यूज करते हैं तो वो केस वहीं पे खत्म, और अगर एडमिट करते हैं, वो एक्सेप्ट करते हैं, तो क्या होता है यहाँ पे एक 3 मेंबर की कमिटी बना दिया जाता है। तो 3 मेंबर की कमिटी में कौन कौन होते हैं?
चीफ जस्टिस, अगर सुप्रीम कोर्ट के किसी भी जजेस के अगेंस्ट ये रिमूवल मोशन आया है तो चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट बैठेंगे, और अगर चीफ जस्टिस के अगेंस्ट ये आया है तो सुप्रीम कोर्ट के कोई जज बैठेंगे। दूसरा, किसी भी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस उस कमिटी में बैठेंगे और एक डिस्टिंग्विश जूरिस्ट जो है उस कमिटी के हिस्सा होंगे। अभी ये 3 व्यक्ति जो है उस केस को डिटेल में एनालिसिस करेंगे कि क्या ऐसे रिमूवल प्रोसेस ये जेन्युइन है। तो सब कुछ एग्जामिन करने के बाद अगर मान लीजिए कि ये रिफ्यूज कर दिया गया तो वो केस वहीं पे खत्म। अगर इसको एक्सेप्ट कर लिया गया, ये केस फिर से लोकसभा और राज्यसभा में जाएगी। अभी लोकसभा और राज्यसभा में ये दोनों ही केस जो है थ्रू स्पेशल मेजोरिटी पास होना पड़ेगा। तो स्पेशल मेजोरिटी के बारे में मैं पहले भी कह चुका हूं, आप लोग को अगर क्लियर नहीं है तो एक बार बुक में देख लीजिएगा। मान लीजिए कि दोनों ही हाउसेस ने इसको स्पेशल मेजोरिटी से इस जो प्रोसेस को अप्रूव कर दिया। अगर नहीं कर दिया तो वो केस वहीं पे खत्म। अगर अप्रूव कर दिया तो ये पूरा जो मैटर जो है प्रेसिडेंट के पास जाएगा। तो प्रेसिडेंट के पास ये ऑप्शन रहता है कि ये एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं। अगर प्रेसिडेंट उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज हो या फिर चीफ जस्टिस, उनको रिमूव कर दिया जाएगा। तो ये देखिए बहुत ही एक लंबा प्रोसेस है। ये प्रोसेस इतना लंबा होने का कारण यही है कि जब चाहे किसी को भी अपॉइंटमेंट यहां पे रिमूव ना कर दे, और जो भी व्यक्ति अपने काम कर रहे हैं जुडिशरी में, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट के जज हो या फिर चीफ जस्टिस, वो बिना कुछ सोचे समझे अपने जो नॉर्मल सिस्टम के हिसाब से किसी भी चीज के ऊपर वर्डिक्ट दे सके। कोई भी उनको डरा नहीं सकता है कि आपने अगर ऐसा कर दिया तो आपको रिमूव कर दिया जाएगा। ये सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर को जो है एस्टैब्लिश करने के लिए थोड़ी सी ये प्रोसेस क्रिटिकल रखी है। और अगर एक्चुअली में गिल्टी है यहाँ पे तो डेफिनेटली इस प्रोसेस के हिसाब से रिमूव कर दिया जाएगा। तो एक चीज याद रखिएगा, अभी तक किसी भी सुप्रीम कोर्ट के जज या फिर चीफ जस्टिस को रिमूव नहीं किया गया है। तो ये था हम लोग का कंप्लीट एनालिसिस रिगार्डिंग द सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट ऑन द अपॉइंटमेंट ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। डिटेल में हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसे टॉपिक से आपको किसी भी एंगल से आपको प्रीलिम्स में भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं या फिर मेंस में भी आपको प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और ऐसे पॉइंट जो अगर करंट अफेयर्स में आ रहे हैं तो बहुत ही पॉसिबिलिटी है आपके एग्जाम में भी इसको रेफर किया जा सकता है। तो आशा करते हैं इस वीडियो से आपको बहुत कुछ चीजें सीखने को मिला होगा। और ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगे इसको प्लीज लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कर दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए स्टडी राइज। टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।